नारायण मूर्ति। लोग अक्सर पैशन के बदले पैसा चुनते हैं, सपनों को छोड़ के सैलरी चुनते हैं। मूर्ति ने पैसे के ऊपर लर्निंग को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि एक्सीलेंस होगी तो अर्निंग झक मार के पीछे आएगी। 1969 में आईआईटी कानपुर से एमटेक बड़ी मुश्किल से करी। तनख्वाह देने का पैसा नहीं था ना, मिडिल क्लास परिवार से पिता ने मना कर दिया, खुद जुगाड़ करके गए। यंग ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया, बाद में आईटी समझ में आया तो आईटी में मूव कर गए। 2-3 महीने बाद खत्म हुई इनकी एमटेक तो उनको 3 नौकरियां मिली वहां पे। टेलको में मिली 1600 रुपये महीना, टिस्को में मिली 1700 रुपये महीना, एयर इंडिया में मिली 2000 रुपये महीना। लेकिन उन्होंने तीनों छोड़ दी। इन्होंने IIM अहमदाबाद में रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया, 650 रुपये महीना। हाँ, क्यों जानते हैं? उस समय कंप्यूटराइजेशन का जमाना था और ये आईटी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। बोला 2000 रुपये महीना छोड़ के 650 रुपये महीने की नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस समय कंप्यूटराइजेशन सीखना चाहता हूं। और ये बोले मैं पूरे के पूरे बैच में केवल मैं ही ऐसा था जो आधी से कम तनख्वाह पे जाकर के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहता था। और उन्होंने बाद में सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी चालू करी जो 1.5 साल में फेल हो गई। सॉफ्ट्रॉनिक उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना। अब इसके बाद क्या हुआ? ये कंफ्यूज्ड कम्युनिस्ट थे पहले। कम्युनिस्ट मतलब क्या? हम सब बराबर है, हम सब बराबर है, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ये बाद में कंपैशनेट कैपिटलिस्ट बने। ये कब हुआ? जब ये कभी कभी तरक्की का रास्ता टॉर्चर से होकर गुजरता है। इनको यूरोप में बहुत टॉर्चर सहना पड़ा था। एक बार लोग धक्का खा करके ही धमाकेदार बनते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1974 में मूर्ति एक बार जो है लेफ्टिस्ट वैल्यूज के साथ में उन दिनों ये वेस्ट गए थे, यूरोप में गए थे। बल्गेरिया में इनका पर्स चोरी हो गया, बैग चोरी हो गया। अब बैग चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, मूर्ति परेशान, क्या करे? रेलवे स्टेशन पे सोए रात भर। बड़ी मुश्किल से किसी से टिकट लेकर के इन्होंने एक फ्रेंच कपल के साथ ट्रेन के अंदर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। फ्रेंच कपल में वो जो लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड को लगा ये मेरी बीवी को या मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने 3 दिन तक मूर्ति को 8 बाय 8 के कमरे के अंदर, उस समय 7 डिग्री टेम्परेचर में, लगभग बिना कपड़ों के रखा। ना खाना दिया, ना पीने को दिया। बहुत बुरा हालत कर दिया। और बोला टॉयलेट भी करना है तो इसी कमरे में करना है। मूर्ति कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय, मैंने नर्क देखा था उस समय। और 3 दिन के बाद बल्गेरिया की सरकार ने उन्हें बोला कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम हमारी फ्रेंडली कंट्री इंडिया से आते हो। इंडिया उस समय कम्युनिज्म इंडिया में बहुत चल रहा था। तो मूर्ति ने सोचा कि अगर फ्रेंड के साथ एक कम्युनिस्ट कंट्री ऐसा बिहेव कर रही है तो सोचो एनिमी के साथ कैसा करेगी। उस दिन उन्होंने कम्युनिज्म छोड़ करके कैपिटलिज्म, बोलो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करूंगा मैं। और तब से वो एंटरप्रेन्योर बनने निकले। लेकिन बोला ऐसा एंटरप्रेन्योर बनूंगा जिसमें मैं सबका ध्यान रखूंगा, फेयरनेस रखूंगा। और ये फेयरनेस इन्होंने अपने परिवार में भी रखा। चौथी कहानी फटाफट सुनते जाइए। बैलेंसिंग वर्क लाइफ। पैसा और परिवार साइकिल के 2 पहियों की तरह है, सिर्फ एक को प्रायोरिटी दो को दूसरा पंचर हो जाता है। मूर्ति इस बैलेंस को अच्छे से, इसकी वैल्यू को समझते थे। बैलेंस के बिना सब बिगड़ जाता है, मूर्ति ये बात समझते थे। तो एक दिन ऐसा था कि इनको अपनी कंपनी इन्फोसिस के लिए लोन की जरूरत थी और बैंकर लोन देने के लिए टाइम नहीं दे रहा था। बैंकर बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। मूर्ति बहुत दिन से उस बैंकर के पीछे पड़ा हुआ था और जिस दिन टाइम दिया उस दिन इनकी धर्मपत्नी और बेटी दोनों बीमार पड़ गए। दोनों को बहुत तेज बुखार हो गया। अब मूर्ति परेशान, बैंकर से मिलूं तो मैं पीछे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, और बीवी बच्चों को देखूं तो बैंकर से जो लोन मिलना था, जिससे इन्फोसिस को खड़ा करना था, वो खड़ा नहीं कर पाऊंगा। मूर्ति ने क्या किया? अपनी धर्मपत्नी सुधा मूर्ति को दवाई खिलाई। उनको बोला तुम सो जाओ। बेटी को दवाई खिला के गोद में साथ में लेकर के बैंकर के पास चले गए। 2 घंटा बैंकर के सामने बेटी को लेकर के हिलाते रहे और दवाई खिलाते रहे और बातचीत करते रहे। बैंकर इतना इंप्रेस हुआ, न केवल बैंकर ने उनको लोन दिलाया बल्कि और भी इन्वेस्टर से मिलाया।